रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को सुजाता शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। हिंदी साहित्य के सबसे पुराने पॉडकास्ट बोलती कहानियां में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं दीप्ति गुप्ता की कहानी बुधवीर। रेडियो प्लेबैक इंडिया। बुधवीर यानी बुद्धू हाथ में नोटिस लिए बीच बीच में उस पर आंखें गड़ाता, कुछ बुदबुदाता, तेजी से डग भरता हुआ साइंस फैकल्टी की तरफ लपका चला जा रहा था। 10 मिनट बाद वो उसी चाल से लंबे लंबे डग भरता कला संकाय में आ पहुंचा। कॉरिडोर में खड़ी मिसेस वर्मा ने उससे पूछ ही लिया, अभी तो तुम साइंस फैकल्टी की ओर गए थे, इतने में यहां भी आ गए? ऐसी क्या जरूरी सूचना घुमा रहे हो बुद्धू? बुद्धू मुंह बनाता हुआ बोला, मैडम सूचना के साथ मैं खुद घूम घूम कर आधा हो गया हूं। और क्या सूचना होगी जी, प्रिंसिपल साहब ने कल अर्जेंट मीटिंग बुलाई है आप सबकी। पता नहीं साहब नोटिस घुमाने के लिए मेरी ही ड्यूटी क्यों लगा देते हैं मैडम। आप उधर देखो जाकर जरा, कॉमर्स विभाग के सामने भजन सिंह और जग्गू दोनों आराम से धूप सेक रहे हैं। लाइब्रेरी में मनोहर आराम से कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। एक मैं ही हूँ मैडम जी, जिसे साहब जब देखे तब नोटिस थमाकर पूरी कॉलेज में इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं। पता नहीं मैं उन्हें इतना बुरा क्यों लगता हूँ। मैडम वर्मा उसकी ईर्ष्यालु शिकायत पर हंसते हुए उसे समझाते हुए बोली, तुम डॉक्टर गुप्ता को बुरे नहीं अच्छे लगते हो। तुम पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है कि तुम नोटिस तुरंत मिनटों में घुमाकर ईमानदारी से ड्यूटी पूरी करोगे। और तुम जिन लोगों की शिकायत कर रहे हो वे तो अपने अपने विभाग में बैठे ड्यूटी ही तो कर रहे हैं। अब अगर धूप उन पर पड़ रही है तो उसे वे कहीं दूर कैसे सरका सकते हैं? मनोहर की लाइब्रेरी में ड्यूटी है, यदि उसने वहां बैठे हुए अखबार की कुछ खबरों पर नजर डाल ही ली तो क्या बात है। तुम छोटी छोटी बातों को लेकर बेबात ही अपना खून मत जलाया करो। तुम तो सबसे अधिक काम करने वाले, बल्कि तुरत फुरत काम करने वाले साहब के सबसे प्यारे चपरासी हो। ये सुनकर बुद्धू ने खुश होते हुए आज्ञाकारी की तरह गर्दन झुका ली। पर औरों जैसी ड्यूटी मुझे क्यों नहीं मिलती? जब देखो मेरी ड्यूटी बड़े साहब के ऑफिस में ही लगती है, बुद्धू दुखी स्वर में बोला। मिसेस वर्मा तपाक से बोली, मैंने कहा ना साहब तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैडम वर्मा की बात काटते हुए बुद्धू बोला, मुझे तो वे सौतेले बाप से लगते हैं। बुद्धू के कहने के अंदाज पर मैडम वर्मा ने हंसी रोकते हुए रुमाल से मुंह ढक लिया। बुद्धू फिर से उचकता सा चलता हुआ नोटिस घुमाने में लग गया। पिछले 15 सालों से बुद्धू इस कॉलेज में काम कर रहा है। नाम जरूर बुद्धू है, पर उसकी बुद्धि जितनी तेज है वह किसी से छिपी नहीं है। पढ़ा लिखा अधिक नहीं है, पर बात ऐसी पकड़ता है और कहता है कि दूसरे निरुत्तर हो जाएं। साथ ही उसके द्वारा बोले गए अंग्रेजी के उल्टे सीधे शब्द ऐसे चटपटे होते हैं कि दूसरे का खासा मनोरंजन हो जाता है। बुद्धू का जरूरत से ज्यादा दुबला पतला शरीर कॉलेज के सब चपरासियों में उसकी अलग ही पहचान बनाता है। अक्सर उसके साथी उसे मजाक में शुतुरमुर्ग कहकर पुकारते हैं, पर उसकी पत्नी जब उसे प्यार से कौवा कहकर बुलाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बुद्धू कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ तुनक मिजाज और बड़बोला भी है। एक बार ड्यूटी खत्म होने पर शाम के 5 बजे वो घर जाने के लिए जल्दी जल्दी स्टैंड से साइकिल निकाल रहा था, तभी पीछे प्रोफेसर राजदान ने पुकारा, बुद्धू 1 सेकंड सुनना तो। बुद्धू बिना पलटे जोर से किकियाया, साहब 5 बज गया, आज की ड्यूटी खत्म, अब कल सुनूंगा। प्रोफेसर राजदान मुंह बाय उसे देखते रह गए। ड्यूटी का समय वाकई खत्म हो गया था, अतः कुछ भी नहीं कर सके। फिर भी प्रोफेसर राजदान ने मुंह बिचकाते हुए कहा, इसे तो मैं देखूंगा।
शाम 5 बजे साइकिल पर सवार हो बुद्धू सीधा रास्ते में पकड़ने वाले बैंक से अपनी पत्नी सूरजमुखी को साइकिल पर बैठाकर थका हारा घर पहुंचता है। वह दुनिया में किसी के गुस्से से डरता है तो केवल सूरजमुखी के। 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर वह कॉलेज में रुक नहीं सकता। सारे प्रोफेसरों क्लर्कों को वह जवाब पकड़ा सकता है 5 बजे के बाद न रुकने के लिए और न कुछ सुनने के लिए, पर बैंक में देर से पहुंचने के लिए सूरजमुखी को कोई जवाब नहीं पकड़ा सकता। पत्नी की जब तब पड़ने वाली फटकार से उसकी रूह कांपती है, इसीलिए वह उसे फटकार का मौका कम ही देता है। सूरजमुखी ने बराबर बराबर हिस्से से अपने व बुद्धू के काम बांट रखे हैं। वह बाजार से राशन सब्जी लाता है तो वह खाना पकाती है, वो बच्चों को नहलाती है तो बुद्धू उनके गीले बदन पोंछ पोंछ कर कपड़े पहनाता है। सूरजमुखी कपड़े धोती है तो वह उन्हें छत पर फैलाने जाता है। ये सब काम करने में उसे तनिक भी जोर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वह पत्नी के कपड़े, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह झटक झटक कर फैलाना शुरू करता है तो नर्वस सा हो जाता है। एक बार पड़ोसन ने पास वाली छत से उसे पेटीकोट झटकते देखा तो खिल्ली उड़ाती खीखी करके हंस पड़ी। बोली तो कुछ नहीं, पर उसकी हंसी बुद्धू का दिल जलाने को काफी थी। पर बेचारा सूरजमुखी के काम के बंटवारे के आगे विवश था। जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी में सभी ठंड से सिकुड़े स्वेटर के ऊपर स्वेटर व कोट पहने, हाथों में दस्ताने चढ़ाए अपने अपने क्लास में पढ़ाने में व्यस्त थे। तभी कक्षाओं के लंबे बरामदे के दक्षिणी कोने से बुद्धू ने संपत सिंह चपरासी को गला फाड़कर आवाज दी और उसका चीखता स्वर कक्षाओं की खामोशी को भंग करता बरामदे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लहराता हवा में गुम हो गया। मैडम विरमानी और प्रोफेसर त्यागी ने अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर आकर बुद्धू को नाराजगी से घुरकर देखा। बुद्धू सकुचाया सा तुरंत झपट कर पास आता हुआ सफाई देता हुआ बोला, सॉरी मैडम, सॉरी गुरुजी, बड़े बाबू ने संपत को एकदम बुलाया है। वह साइकिल पर सवार था, रजिस्ट्री करने पोस्ट ऑफिस जा रहा था। चिट्ठी पर पिनोड गलत लिखा गया, एक जरूरी डाक थी, इसलिए उसे रोकने के लिए मुझे जोर से हाँक मारनी पड़ी। पिन कोड की जगह उसके द्वारा पिनोड स्वनिर्मित शब्द को सुनकर मैडम तो हंसी दबाती कक्षा में चली गई और प्रोफेसर त्यागी भी उसके चीखने के कारण को जानकर उसे समझाते से वापस लेक्चर देने लगे। प्रोफेसर त्यागी, डॉक्टर वर्मा, मैडम शर्मा, प्रोफेसर वजाहत, प्रोफेसर नंदिनी कॉमन रूम में बैठे चाय और कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ अगले वर्ष से लागू होने वाले नए पाठ्यक्रम के विषय में चर्चारत थे। तभी बुद्धू बड़े कायदे से इजाज़त लेकर कमरे के अंदर आया और मैडम वर्मा के निकट जाकर उन्हें एक पर्चा दिखाकर उनसे धीमी आवाज़ में कुछ कहने लगा। मैडम वर्मा को उसकी कानाफूसी वाली आवाज़ और गुपचुप बात करने का ढंग बड़ा अटपटा सा लगा, सो उसे दूर हटकर साफ साफ अपनी समस्या का बखान करने का उन्होंने ऐसा आदेश दिया कि बेचारा एकदम सीधा खड़ा होकर लजाया हिचकिचाया सा बोला, मैडम, ये एनकाउंटेंट बाबू ने मेरी पगार का हिसाब ठीक से नहीं लगाया। मुझे लगता है कि पिछले साल का इंक्रीमेंट उन्होंने जोड़ा ही नहीं। भाषा की व्याख्याता मैडम वर्मा बोली, बुद्धू, जब तुम अंग्रेजी के शब्दों का इतना प्रयोग करते ही हो तो उनको जरा सही बोल लिया करो। पहली बात तो इंक्रीमेंट नहीं इंक्रीमेंट बोलो और एनकाउंटेंट नहीं अकाउंटेंट बोलो। कोशिश करोगे, चाहोगे तो तुम सही उच्चारण आराम से सीख सकते हो, पर तुम अपनी सुविधा अनुसार उसका रूप अरूप कर देते हो या फिर अंग्रेजी के शब्द बोलो ही मत। साथ बैठे सभी प्रोफेसर मुस्कुराते हुए मैडम की बात से सहमत थे, किंतु प्रोफेसर त्यागी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मैडम, ऐसा करके आप हमारे मनोरंजन का स्रोत कम कर देंगी। बुद्धू मूल शब्द से मात्राएं अक्षर खींच कर उन्हें तोड़ मरोड़ कर जो नया शब्द इजाद करता है, जरा उसकी मौलिकता देखिए आप। ऐसे शब्द बनाने और बोलने में आप और हम सब अक्षम हैं। इसकी काबिलियत पर गौर कीजिए आप कि यह बातों ही बातों में हमें ऐसे हास्य रस में डुबो देता है कि जिसका इसे खुद भी पता नहीं होता। परसों की ही तो बात है, मैंने कहा, बुद्धू, जरा प्रोफेसर आर्य को बुला लाओ।
हम सब कॉमन रूम में चाय के लिए जा रहे हैं। हम सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि बुद्धू झपटता आया और बोला, सर जी, प्रोफेसर आर्य तो करप्शन कर रहे हैं, वे चाय के लिए नहीं आएंगे, आप लोग चाय पी लीजिए। ये सुनते ही हम सबका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। प्रोफेसर आर्य और करप्शन! बुद्धू ने अनजाने ही एक सीधे भले इंसान को इतनी आसानी से करप्शन से जोड़ दिया था और हम सब प्रोफेसर आर्य द्वारा करेक्शन की जगह करप्शन की कल्पना कर करके बेइंतहा हंसते रहे। तो मैडम, बुद्धू का भाषा ज्ञान और उसका अंग्रेजी शब्द बोलने का दुराग्रह, इस सब का एक अलग ही आनंद है। क्यों उसकी रचनाशीलता पर कर्फ्यू लगा रही हैं आप? तभी मैडम वर्मा ने बुद्धू को बाहर जाने के लिए कहा और प्रोफेसर त्यागी की बात का जवाब देती हुई बोली, आप अपने आनंद की बात छोड़िए, मैं सच में उसकी भाषा सुधारना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार इसके अंग्रेजी प्रेम के कारण ये शब्दों के ऐसे उल्टे सीधे इस्तेमाल करता है कि सुनने वालों की सिचुएशन बड़ी एम्बेरेसिंग हो जाती है। पिछले साल की ही तो बात है, करवा चौथ पर यह अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाया। खाली पीरियड में हम कुछ लोग कॉमर्स फैकल्टी के लॉन में बैठे गुलाबी सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। सीधा जाता जाता ये एकाएक हमारी तरफ मुड़ गया और लंबे लंबे डग भरता पास आकर डिब्बे से साड़ी निकालकर हमें दिखाकर पूछने लगा, साड़ी कैसी है मैडम जी? हम सभी ने एक स्वर में कहा, बहुत सुंदर है, रंग डिजाइन सब एकदम बढ़िया है। साड़ी बुद्धू को वापस करते प्रोफेसर नंदिनी जरा कपड़ा छूकर बोली, मुझे ये मिक्स्ड सिल्क लगती है। इस पर बुद्धू अपना ज्ञान बघारता बोला, रेप सिल्क है मैडम जी, रेप सिल्क। ये सुनते ही नंदिनी का तो मुंह लाल हो गया और भौचक सी उसे देखती रह गई। हमने भी सोचा ये रेप सिल्क कब चली मार्केट में और बुद्धू को रेप सिल्क ही मिली थी खरीदने को। तब हम में से शायद मिसेस बत्रा बोली, अरे ये क्रैप सिल्क को रेप सिल्क कह रहा है शायद। तब हमें भी लगा कि बत्रा ठीक कह रही है, क्योंकि बुद्धू की शब्दावली का तो कोई भरोसा नहीं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से इस बुद्धू की वजह से बड़ी अटपटी सी स्थिति हो जाती है। इसका क्या, ये तो बोलकर चलता बनता है। एक बात तो निर्विवाद थी कि बुद्धू कॉलेज भर के चपरासियों में सबसे मेहनती और फुर्तीला था। साथ ही अपनी नित नई हरकतों व बातों से एक हलचल सी मचाए रखता था। कॉलेज के कैंपस को जीवंत बनाए रखने वाली अनेक तरंगों में से वह भी एक महत्वपूर्ण तरंग था। इसके किसी दिन छुट्टी ले लेने पर कॉलेज के सभी को उसकी कमी अखरने लगती थी। जब राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर 10 दिन के लिए आसपास के गांव में लगता, तब तो प्राचार्य इसकी ड्यूटी बदलते और राष्ट्रीय सेवा योजना के परियोजना अधिकारी के साथ उसे कमर कस के काम करने को तैनात कर देते। तब बुद्धू का भी उत्साह देखते बन पड़ता, क्योंकि 10 दिन विद्यालय से दूर रहकर किसी गांव में जाना, नए नए कार्यक्रमों को देखना, छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान रखना, रोज दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और चाय अपनी देख रेख में तैयार करवाना, बंटवाना आदि उसके मन लगाने के लिए काफी था। छात्राओं के रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी में कभी कभार जब लड़कियां उसे भी बैठा लेती तो वह सच में जज बन जाता और उनके आइटमों की अच्छाई बुराई बताने लगता। कुछ छात्राएं तारीफ से खुश होती तो कुछ आलोचना से खींचती। फिर छात्राएं स्वयं ही मिलकर कार्यक्रम की तैयारी में उसके बैठने पर पाबंदी लगा देती। तब वह गांव वालों के पास जाकर बैठता, अपनी ओर से उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, साक्षरता, वृक्षारोपण, छोटा परिवार आदि का ज्ञान देने लगता। गांव वाले भी उसकी बातों को ध्यान से सिर हिला हिला कर सुनते। कभी वह राष्ट्रीय सेवा योजना की मैडम से कहता, मैडम, मैं तो इन बच्चियों को सच्ची सच्ची प्रोग्राम की अच्छाई बुराई इसलिए बताता हूँ कि कैंप के आखिरी दिन कॉलेज की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। मैडम जी उल्टे सीधे नाच गाने, नाटक वाटक करेंगी तो गांव वाले खिल्ली उड़ाएंगे। बच्ची है ना, सही बात कहो तो चिढ़ जाती है। यह सुनकर मैडम कुछ खीजी हंसी हंसकर कहती कि बुद्धू, यदि तुम इतने समझदार हो, सोच समझ वाले हो, तो ये क्यों नहीं सोचते कि प्रोग्राम गलत है या सही। इस जांच पड़ताल के लिए मैं तो हूं यहाँ, मैं तो कहीं नहीं चली गई। तब वह सिर हिला देता, हाँ ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया। वाह रे बुद्धू, मन ही मन मैडम उस पर हंस देती। खैर,
बुद्धू के साथ होने से मैडम व सभी छात्राएं बड़ी निश्चिंत रहती और सुरक्षित सा महसूस करती, क्योंकि जब कभी शिविर के दौरान कोई समस्या खड़ी होती तो बुद्धू समस्या के निदान रूप में हाजिर हो जाता। तब वो सबको देवदूत सा नजर आता और बुद्धू भी ऐसे अवसरों पर खुद को कम महान न समझता। मार्च के महीने में परीक्षा की तैयारी हेतु छुट्टी होने के पूर्व हर विभाग में विदाई समारोहों की गहमागहमी रहती। ऐसे मौकों पर प्राचार्य के व कार्यालय के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को मुस्तैदी से कर बुद्धू लगभग हर विभाग की फेयरवेल पार्टी में हाजिर होता। छात्र छात्राओं का वह खास कृपा पात्र था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के प्रबंधन में न केवल उसे रुचि थी अपितु वह एक कुशल प्रबंधक भी था। साथ ही उसे छात्रों की मदद करना भी अच्छा लगता था। मेज कुर्सी लगाना, चाय नाश्ते का इंतजाम करना, सब कुछ वह जी जान से करता। समारोह के अंत में छात्र भी उसे ढेर सारा नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक आदि दिल खोल कर देते। वो स्वयं तो कम ही खाता था, खाने का सामान सूरजमुखी और बच्चों के लिए ले जाता। गर्मी की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुलने पर जब मैडम वर्मा ने प्रोफेसर त्यागी से बुद्धू के बारे में यह सुना कि उसे टीबी हो गई है, तो उनका दिल धक से रह गया। इतना मेहनती, फुर्तीला, जीवंत इंसान क्या टीबी का शिकार हो सकता है? उन्हें एक बार ये विश्वास ही नहीं हुआ। वह सोचने लगी, संभव है कि डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो। मैडम वर्मा को लगा कि क्यों न दूसरे डॉक्टर से जांच करवाकर सेकंड ओपिनियन ले ली जाए। वह इस सोच विचार में उलझी ही थी कि तभी सामने से बुद्धू उसी तेज चाल से आता दिखा। आज उन्होंने गौर किया कि बुद्धू का पेट धंसा हुआ, कमर झुकी सी, सांस तेज तेज सी चल रही थी। पर ऐसा तो वो हमेशा से है, तो हमेशा से ही इस लंबी दुर्बल काया के अंदर टीबी पल रही थी। पर बुद्धू तो पहले की तरह वाचाल, जीवंत, उचकता इधर से उधर व्यस्त घूम रहा था। बीमारी का तो नामो निशान न था उसके किसी हाव भाव में। मैडम वर्मा को लगा कि जरूर डॉक्टर की रिपोर्ट गलत है। दोपहर 2 बजे घर जाते हुए वह कैंपस में बुद्धू को गेट के पास देखकर स्वयं को यह पूछने से रोक न सकी कि उन्होंने सुना है कि बुद्धू की तबीयत कुछ खराब है। यह सुनते ही बुद्धू एकाएक गंभीर हो गया और अपने फेफड़े में पलने वाले उस कड़वे सच का उसने उदासी से सिर झुकाकर इजहार किया। मैडम वर्मा को सोचकर हैरानी हुई कि अंदर ही अंदर इस गरीब को पल पल दीमक खा रही है, और यह है कि उसे नजरअंदाज कर या विवश होकर स्वीकार कर हर पल को कितने जीवट से हंसता चहकता जी रहा है। कमाल की है इसकी जीजी विशा, कमाल की है इसकी बहादुरी। मैडम वर्मा बोली, कब से है? पिछले साल से पता चला। चेहरे पर चिंता ओढ़े बुद्धू बुदबुदाया। डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएगी, बशर्ते मैं लगकर इलाज कराऊं। मैडम वर्मा बोली, मुझे डॉक्टर का फोन नंबर और पता दो। कितना खर्च आएगा, कितना समय लगेगा, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। अगले दिन मैडम वर्मा प्रोफेसर नंदिनी, प्रोफेसर त्यागी को लेकर प्राचार्य के ऑफिस में गई तथा बुद्धू के इलाज के लिए स्टाफ की ओर से आर्थिक योगदान हेतु एक मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव रखा। प्राचार्य भी सुनकर चौंक उठे। बुद्धू को टीबी? प्राचार्य ने पहला कार्य उसकी ड्यूटी बदलने का किया। उसकी कॉमर्स विभाग में अधिक से अधिक समय बैठने और हल्के फुल्के काम करने की ड्यूटी लगा दी गई। प्राचार्य ने शीघ्र ही मीटिंग बुलाई और पूरे स्टाफ से बुद्धू के इलाज के लिए निश्चित राशि का योगदान देकर अपनी अपनी ओर से पूरा सहयोग दिया। शीघ्र ही बुद्धू का उचित तरह से इलाज शुरू हो गया। सख्त ड्यूटी से राहत मिलते ही उसकी सेहत में बदलाव आना शुरू हुआ। कॉमर्स विभाग उसकी उपस्थिति से चहका चहका रहता। एक अंतराल के बाद मैडम वर्मा डॉक्टर से मिली और बुद्धू की सेहत में सुधार की स्थिति जाननी चाहिए तो डॉक्टर ने कहा, दरअसल यह आपका चपरासी मेरा पहला ऐसा केस है जो इस विकट बीमारी से आश्चर्यजनक रूप से उबर रहा है, और आपको पता है इसका कारण है दवाओं से अधिक इस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड और जीने की उत्कट इच्छा। वरना इसकी जगह कोई और होता तो सोच सोच कर दहशत से ही आधा मर गया होता। सो इसकी हालत में दिनों दिन होते सुधार का 90% श्रेय इस व्यक्ति को ही दूंगा। इसके मनोबल की सराहना करनी पड़ेगी। कमजोर मनोबल वाले रोगी तो हमारी दवाएं भी
फेल कर देते हैं और बीमारी से ऐसे लग जाते हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। मैडम वर्मा बोली, आप सच कहते हैं। डॉक्टर होने के कारण आप रोग के साथ साथ रोगी की मनोदशा भी समझते हैं। आपने इसको ठीक पहचाना। वह सच में बड़ा जीवंत है और जीवट वाला है। हम सबको, सारे कॉलेज को हलचल से भरपूर रखता है। ईश्वर इसे लंबी उम्र दे। आप इसके इलाज में कोई भी कसर न रखें और जो भी खर्च आए तो निसंकोच आप मुझसे ले लें, पर बुद्धू को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। डॉक्टर ने बुद्धू के लिए सहानुभूति और अपनेपन से भरते हुए मैडम वर्मा को अपनी ओर से आश्वासन दिया। साल बीतते बीतते बुद्धू काफी स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद उसे अपनी विशेष देखभाल रखनी थी। डॉक्टर ने इस बात की हिदायत उसे बार बार कर दी थी। मैडम वर्मा भी उसे उसकी सेहत के प्रति जब तब सचेत करती रहती। रविवार का दिन था। मैडम वर्मा रसोई में कुछ बना रही थी। बैठक में दीवान पर परीक्षा की कॉपियां फैली पड़ी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैडम ने डस्टिंग करती आया से कहा, देखो कौन है दरवाजे पर। आया ने दरवाजा खोला और दौड़ कर आई। बोली, दीदी आपके कॉलेज का चपरासी बुद्धू आया है। उसकी घरवाली और लड़का भी साथ हैं। सुनते ही गैस बंद करके मैडम वर्मा दरवाजे पर पहुंची तो देखा सच में बुद्धू सपरिवार एक मिठाई का डब्बा और फल लिए ऐसा मस्तक खड़ा है जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आया हो। मैडम वर्मा ने बड़े प्यार से बच्चे और सूरजमुखी सहित बुद्धू का स्वागत करते हुए उन्हें बैठक में बैठाया। बुद्धू और सूरजमुखी ने मिठाई और फल श्रद्धा से मैडम को देते हुए उनके पैर छुए तो मैडम भाव विहल हो उठी। बुद्धू बोला, मैडम जी आपकी दुआ से मैं ठीक हो गया। तभी सूरजमुखी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। यह सुनकर मैडम वर्मा बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सारे स्टाफ ने मिलकर बुद्धू के इलाज में मदद की है। यह सुनते ही बुद्धू ने उस अकाट्य और भावनात्मक बिंदु को सामने रखा जिसके बारे में मैडम वर्मा ने कभी सोचा तक न था। वो बोला, मेरे इलाज के लिए सारे स्टाफ से रुपए जमा कराने की मीटिंग के लिए आप ही ने तो प्रिंसिपल साहब से कहा था। आप मीटिंग की बात न सुझाती ना तो न मीटिंग होती न रुपए जमा होते। फिर वे सारे रुपए खर्च हो जाने पर आगे का सारा खर्च आपने उठाया। तो यह बात, इतना बड़ा उपकार हम कैसे भूल जाएंगे मैडम जी। आपने जिस ख्याल और अपनेपन से इस गरीब की मदद की और मेरे बीबी बच्चों के लिए मुझे जिंदा रहने में सहयोग दिया, इस ऋण से तो मैं कभी नहीं ऊपर पाऊंगा मैडम जी। यह कहते कहते बुद्धू की आंखें भर आईं और वह आंसू छिपाने की कोशिश करते करते भी रो पड़ा। मैडम वर्मा का दिल भी भर आया। बुद्धू को सहज करने के ख्याल से अपने को नियंत्रित करती बोली, बुद्धू और आंसू, तुमसे तो हम सब कॉलेज वाले जीना सीखते हैं। हर समय हंसता चहकता जोर जोर से बोलता, चुप रहने पर भी अपने हाव भाव आंखों से बोलता बुद्धू रोता अच्छा नहीं लगता। जल्दी से अपने आंसू पोंछो और चलो हम सब मिलकर तुम्हारे ठीक होने की खुशी में मिठाई खाते हैं। तभी बुद्धू ने फट से आंसू पोंछी। मैडम ये तो खुशी के आंसू हैं। दुखी तो मैं होता ही नहीं और न रोता हूँ। ये आंसू भी टपके तो खुशी में, जीत में, तभी तो जी भी रहा हूँ। उसके मुंह से सहज ही भाव भीने शब्द सुनकर मैडम वर्मा उसका मुंह देखती रही। मैडम को एक बार फिर एहसास हुआ कि बुद्धू बुद्धू नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान है।